नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बात आज होगी बढ़ती महंगाई की। बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी की थाली ही नहीं, घर का बजट तक बिगाड़ दिया है। पिछले दिनों सब्जियों के बढ़े हुए दामों ने लोगों की कमर तोड़ी और अब फिर पहले के मुकाबले दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। पहले लॉकडाउन, फिर अनलॉक में सब्जियों की आपूर्ति पर असर पड़ा। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर डाली। हालांकि सब्जियों के दाम बढ़ने से लोग दालों का रुख कर लेते थे, लेकिन इस बार ये विकल्प भी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में महंगी हुई दाल भी अब आम उपभोक्ता की जेब पर डाका डाल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में बढ़कर 0.16% पर पहुंच गई है। महंगाई और मुद्रास्फीति का आपस में क्या ताल्लुक है? तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। उदाहरण के तौर पर 1990 में 100 रुपए में जितना सामान आता था, अगर साल 2000 में उसे खरीदने के लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति 100% बढ़ गई है। अब बात करें सब्जियों के बढ़े दाम की, तो आलू 50 से 60 के बीच बिक रहा है, तो टमाटर 80 रुपए तक जा पहुंचा है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है, रसोई का बजट बिगड़ चुका है और अब इसी बात की चिंता है, टेंशन है कि एक तो व्यापार ठप पड़ा है, बेरोजगारी भी यहां पर आसमान छू रही है, ऊपर से बढ़ती महंगाई ने जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी है। आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है सब्जियां। आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई? क्या इसके पीछे कारण यहां पर जो है मौसमी बारिश है जिसकी वजह से सब्जियों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, मंडियों तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर काला बाजारी है, जमाखोरी है जिसकी वजह से सब्जियां महंगी होती जा रही हैं, या फिर सरकार की नीतियां हैं जिनका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम समझ लेते हैं कि महंगाई कब कितनी थी और कितनी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हो गई है। उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। तो जनवरी 2019 में महंगाई दर 2.05% थी। दिसंबर 2019 में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 7.35% हो गई। जनवरी 2020 आते आते 7.59% तक ये पहुंच गई। तो लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हुई। अगस्त 2020 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 3.84% रही। अगस्त 2020 में सब्जियों की मुद्रास्फीति 7.03% रही और दलहन की मुद्रास्फीति 9.86% रही। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 साल में इस वक्त महंगाई दर सबसे ज्यादा है। तो खुदरा मूल्य सूचकांक के लिए 3 व्यापक क्षेत्रों पर नजर रखी जाती है। आमतौर पर घर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान की कीमतें, इन पर नजर रखी जाती है। दूसरा कच्चे तेल और बिजली की कीमतें और उत्पादन। खुदरा महंगाई दर के लिए खाने के सामान, पेय, तंबाकू, कपड़े और घर जैसे उत्पादों पर नजर रखी जाती है। ये दोनों सूचकांक इस बात की ओर इशारा करते हैं, जानकारी देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस हाल में है। और अगर बात करें यहां पर जानकारों की, तो वो दोनों ही चीजों को काफी चिंताजनक इस वक्त मान रहे हैं। तो आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? बढ़ती महंगाई ने क्या आपके भी रसोई के बजट को बिगाड़ दिया है? आप किस तरीके से महंगाई से प्रभावित हो रहे हैं? क्या मानते हैं कितनी ज्यादा इस वक्त जो है महंगाई बढ़ गई है? कितनी तेजी से ये महंगाई का ग्राफ बढ़ा है? आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर कार्यक्रम के दौरान आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं नंबर, नोट कर लीजिए और इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात, अपनी राय, अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। आज जो जिम्मेदार हमारे साथ जुड़ेंगे वो देंगे आपके सवालों का जवाब। हर एक मुद्दे को लेकर राजनीति होती है, लेकिन क्या महंगाई पर भी
पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सटीक जवाब रखती हैं, जिम्मेदार देंगे आपके सवालों का जवाब। और आज बात करने के लिए इस पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले रमन मलिक जी, सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, तेजी से महंगाई बढ़ रही है, आखिर सरकार जो है इस पर लगाम लगा पाने में क्यों नाकाम साबित हो रही है? पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। देखिए कायनाथ जी, 2-3 विषय हमारे को पर्सपेक्टिव में लेने पड़ेंगे जो शायद हर आम इंसान को सामाजिक ज्ञान जो रखता है, सामान्य कायनाथ जी आवाज नहीं आ रही मलिक साहब की। कायनाथ जी, रमन जी, हमें आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। संजीव भारद्वाज जी, चलिए आपसे ही हम शुरुआत कर देते हैं। क्या मानते हैं, क्यों बढ़ रही है इतनी ज्यादा महंगाई? कायनाथ जी, मैं आपके माध्यम से आम जनता को बताऊं, आपके चैनल को देखने वाले को बताऊं, देखने वालों को, कि आप बताएं ये मलिक साहब जो हैं मेरी बात सुन रहे होंगे कि किस फील्ड में गवर्नमेंट ने ऐसी कोई काम किया है, ऐसा कोई काम किया है जिससे हम ये कह सकें कि हाँ गवर्नमेंट ठीक ठाक काम कर रही है। कहीं देखो रोजगार के लिए लोग सड़कों पे उतर गए हैं, कहीं महंगाई इतनी हो गई है कि भाई लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। अब ये हालत हो रही है, 12-12, 15-15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, वो खाना कहां से खाएंगे? हर रोज देश के अंदर वो हालात होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये सरकारें चला रहे हैं। या तो इन लोगों को सरकार चलाने के लिए, या ये महंगाई को कम करने के लिए, या ये रोजगार देने के लिए इतने सीरियस नहीं है जितना होना चाहिए था। नहीं तो आप हमेशा देखें, जिन चीजों को ये मुद्दा बना के, बेहद विषम परिस्थितियां हैं। इन हालात के बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था, किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक ऐसी महामारी आएगी जिसकी वजह से देश को बंद कर दिया जाएगा, लॉकडाउन यहां पर लगा। क्या आप मानते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो महंगाई बढ़ने के पीछे जिम्मेदार हैं, या फिर सरकार की नीतियां इसके लिए पहले से ही जो है वो एक बेस बना चुकी थी और ये उसी का असर दिखाई दे रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं कायनात जी, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि कुछ परसेंट ये जो हालात महामारी की वजह से हुए हैं, क्योंकि हम जिम्मेवारी से आपके टीवी चैनल पे बैठे हैं, हम आम जनता को कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे ये लगे कि बायस रोके। कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ये महामारी जिम्मेवार है, लेकिन सरकार है, सरकार को ये पहले से ही निश्चित करना चाहिए कि ये महामारी इतनी आ गई। आप देखें, जब लॉकडाउन लगाना था जब नहीं लगाया, और जब नहीं लगाना था जब लगा दिया लॉकडाउन। तो ये सरकार की पॉलिसीज हैं, इसकी वजह से महंगाई सर चढ़ जनता को बहुत तकलीफों का सामना है। तो ये तो करना था कि ये है, तो इसमें किस तरह से लोगों को रोजगार लोगों का कायम रखा जा सके, महंगाई को रोक। तो इन नहीं कह सकते कि 100% ये महामारी इस बात की जिम्मेवार है, महंगाई की जिम्मेवार है। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियां या गलत टाइम पर गलत डिसीजन लेना भी इस बात की। बिल्कुल, अब हम सुन पा रहे हैं आपको रमन जी। जी चलिए, हाँ जी। इस ज्ञानवर्धन के लिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि दर्शकों को भी कुछ राहत के पल मिले होंगे इनको सुन के। देखिए, महामारी आएगी ये किसी को पता नहीं था, और इसके ऊपर ये विचार करना कि जी ये समय गलत था लॉकडाउन के लिए और वो ठीक था। मैं इनसे सिंपल एक मैनेजमेंट का रूल है उसको बता देता हूँ कि पिरामिड के बेस के हिसाब से एक्सेप्टेड होता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पिनेकल हाइट। लेकिन जहां पे ये बोला जा रहा था कि दिल्ली में 50 लाख टच कर जाएगा, 5 मिलियन का आंकड़ा
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बोला था, भगवान की दया से आज वो उस हालात में नहीं है, दिल्ली 10 लाख भी नहीं पहुंचा। तो ये सिर्फ यही दिखाता है कि जिस देश की आप बात कर रहे हैं, उस देश की जो एक स्थिति है उसको समझना चाहिए। हम चीन के बराबर की पॉपुलेशन है, लेकिन चीन हमसे 3 गुना बड़ा है। यूएस की पॉपुलेशन हमसे 4 गुना कम है और वो उनका लैंड मास हमसे 4 गुना ज्यादा है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन जितनी है हमारी पॉपुलेशन की और जितना हम 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहाँ जितने लोग हैं, उसमें एक ऐसी बीमारी जो संक्रमित हो सकती है, उसका फैलाव जिस हिसाब से हुआ है, मैं मानता हूं कि भगवान की दया रही और भारत में कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद जिन्होंने इतने बड़े कहर को रोक लिया। लेकिन अब आते हैं कि आज हम कहां पे हैं। जब एक कंप्लीट लॉकडाउन होता है मैम, उसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री के साथ दफ्तर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब कुछ बंद हुआ। उस समय हमारे किसान भी काम कर रहे थे और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा था, लेकिन बहुत सारी चीजें बंद थी। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा और ये सोचना तो बिल्कुल एक वही प्रकृति हो जाएगी कि राहुल गांधी जी से आप पूछ रहे हैं। चलिए, इस पर रमन जी हम आगे बात करेंगे, आपका पक्ष लेंगे। राधे श्याम एक दर्शक जुड़े हैं बहादुरगढ़ से, स्वागत है आपका राधे श्याम जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी, हेलो जी, राधे श्याम जी। हेलो राधे श्याम जी, अपनी टीवी की आवाज कम करें और अपनी बात रखें। हाँ मैडम, नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं सीनियर सिटीजन एट द एज ऑफ 69। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, तो मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था, वहां से मेरे को 1800 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी मेरे पीएफ के पैसे से। जी। हेलो जी। तो ये बोलते हैं कि आप बुढ़ापा पेंशन नहीं ले सकते, जबकि ये बुढ़ापा समान भत्ता था, इन्होंने पेंशन बना दिया। ये बोलते हैं आप वो नहीं रहे, 1800 रुपये नहीं देते, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे आपके मदद से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि क्या मैं पेंशन ले सकता? चलिए, बहुत शुक्रिया राधे श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, रमन मलिक जी। उनका प्रश्न नहीं सुनाई दिया मेरे को पूरी तरीके से। पेंशन को लेकर वो पूछ रहे थे, बुढ़ापा पेंशन वो ले सकते हैं, शायद इसी तरह का उन्होंने कुछ यहाँ सवाल किया था। देखिए, एक उम्र के हिसाब से कुछ विषयों के कुछ तथ्यों और कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से बुढ़ापा पेंशन की स्कीम है, उसमें अगर वो बैठते हैं तो वो ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन वो एक जो उसके सरकार के बने हुए हैं नियम, चाहे वो हमारी सरकार में थे, चाहे वो देवीलाल जी की में थे या वो हुड्डा साहब की में थे, इनमें वो नियम तो सेम है। तो नियम जो चल रहे हैं उसके हिसाब से अगर उनका बनता है तो बिल्कुल उन्हें मिलेगी। चलिए, कुछ और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और नीरज जगाधरी से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात। मैं इन दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अगर महंगाई है तो उसका कारण क्या है? कारण क्या, हमारे यहाँ लिंक बहुत है और जमीन उर्वरता, जमीन उपजाऊ है हमारे यहाँ, जमीन भी उपजाऊ है, खनिज संपदा भी बहुत ज्यादा है। और ये लोग अगर विदेश गए होंगे तो ये देखे होंगे कि वहाँ पे उपज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवस्था, वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी हुई है? ये क्या हमारे यहाँ लैंड कम है, हमारे यहाँ जमीन कम है, या हमारे यहाँ उपज कम है? मेरे समझ में नहीं आता कि ये लोग बाहर देश में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, चले आते हैं, वहाँ से सीख के भी आना चाहिए। ये इसका जवाब दे मेरे को। बहुत शुक्रिया करीम जी। नीरज जुड़े हैं जगाधरी से, स्वागत है आपका नीरज जी, रखें अपनी बात। मैडम जी, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। जी नीरज, नमस्ते। ये मंच आम आदमी का है, मैं अपनी आवाज उठाता हूँ। मेरा इन दोनों सर से सवाल है। सबसे पहले मेरा सवाल कांग्रेस सर से है कि सर, जब 10 साल कांग्रेस को हो गए थे, सेंटर में भी कांग्रेस थी और राज्य में भी कांग्रेस थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, प्राइवेट कॉलेज में आज भी मेरे 8,000 से कम सैलरी है। मैनेजमेंट की वहाँ 2 लाख रुपए है, टीचरों की 50,000 रुपए है। ना तो प्राइवेट मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ करती है,
ना सरकार करती है, और यही बीसीबी में हाल हो रहा है हमारा। तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? हमारी आवाज क्यों नहीं सदन में उठाते हैं? क्यों नहीं बिल पास करवाते हैं कि हमारे 20,000 रुपये सैलरी हो, 2,000 का हमारा एग्रीमेंट लगे? इसका उत्तर मैंने दोनों सर से चाहिए। दोनों पार्टी ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी संजीव भारद्वाज जी, एक सवाल आपके लिए और एक रमन जी के लिए, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ जी, नीरज जी का सवाल के बारे में कह रहे हैं क्या कायनात जी? जी बिल्कुल, पहले नीरज जी का ही हम सवाल, क्योंकि ये हमारे साथ जुड़ते हैं अक्सर ये कॉलर, और यही अपना मुद्दा उठाते हैं कि ये एक प्राइवेट टीचर हैं, इनकी जो सैलरी है वो बेहद कम है। देखिए कायनात जी, लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं और एक तरह से एक लॉ बना हुआ है कि मिनिमम वेजेस इतने इस पोस्ट के लिए दें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लेबर कोर्ट में जाए। लेबर कोर्ट में फौरन डिसीजन ऐसे होते हैं, जैसे अगर किसी को कम सैलरी मिली हुई है तो वो लेबर कोर्ट में जाके उस पर केस करे और सैलरी का बताए कि मिनिमम वेजेस। तो जो इनको सैलरी कम दे रहे हैं वो वहां आके लेबर कोर्ट में अपना जवाब देंगे। अगर सैलरी के अंदर कोई ऊपर नीचे होगा तो वो जो कमिश्नर है लेबर कोर्ट के अंदर, वो इनकी सैलरी ठीक कर देगा। चलिए, उम्मीद करते हैं नीरज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक रमेश जुड़े हैं यमुनानगर से। रमेश, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हेलो जी रमेश जी। नमस्कार जी। जी नमस्ते रमेश जी, रखें अपनी बात जल्दी। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें सभी लोगों का जो घर का बजट बिगड़ गया है और बहुत ही विषम परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं। लोगों को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं हो रहा है और एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। कम से कम उन गरीब लोगों के घरों में वो पैसा जाना चाहिए, सभी लोगों के पास में पैसा जाना चाहिए ताकि वो लोग अपना जीवन आराम से गुजर बसर कर सके। इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो लोगों की इनकम खत्म हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी तरफ जो स्कूल के प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल वाले उन पेरेंट्स को परेशान करते हैं फीस देने के लिए कि आप फीस दो, लेकिन जिनको खाने के लिए नहीं है वो कहाँ से फीस जमा कराएंगे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको ठीक प्रकार से पैसा मुहैया कराया जाए और उनके बच्चों की फीस माफ की जाए ताकि वो बच्चे अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जी। एक और दर्शक झज्जर से जुड़े हैं सुधीर, स्वागत है आपका सुधीर जी, रखें अपनी बात। हेलो जी सुधीर जी। मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जो टॉपिक है वो महंगाई के ऊपर है। अब जो सब्जी, हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको सुधीर जी। हाँ, जो सब्जी के दाम हैं, आलू और प्याज जो है वो लंबे तक 7 दिन तक स्टॉक होती है। बाकी सब्जियां तो 2-3 दिन में खराब हो जाती हैं। अब आलू प्याज का आप हर साल देख रहे होंगे, जब किसान के खेत में पैदा होती है तो वो आलू 2 रुपए किलो, प्याज 5 रुपए किलो बिकता है। ये हर साल का तमाशा है। और जब वो पहुंच जाती है व्यापारियों के गोदाम में तो उसका भाव 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए पहुंचता है। ये हर साल रिपीट होती है ये बात, एक साल की बात नहीं है। अब सरकार ने अध्यादेश लाई है अनाज को भी, जैसे गेहूं और चावल को भी प्राइवेट व्यापारी, प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी। अगर वो अनाज सारा, चावल और गेहूं प्राइवेट कंपनियों के गोदामों में चला जाएगा तो आम आदमी को वो किस भाव मिलेगा, आप लगा लो हिसाब। यानी आप मानते हैं कि इसके बाद और महंगाई बढ़ जाएगी और ये चीजें भी पहुंच से दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सुधीर जी। जी मेरे को इनका जवाब देने रमन जी बहुत अच्छा सवाल उठाया। कायनात जी, मैं इनका जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल जी रमन जी। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट बताता हूं। एक, जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में चेंज लाया जा रहा है उसका वजह ये है कि वो ये कहता है कि जब सूखा राशन जो है उसका 50% से ऊपर
करंट मार्केट के भाव से अगर बढ़ जाता है रेट, तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट इम्पोज हो जाएगी रिस्ट्रिक्शन। जब तक वो 50% से ऊपर नहीं होता तब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ऐसे ही सब्जियों के अंदर और दूसरे चीजों के अंदर 100% का प्रावधान है कि 100% से ऊपर बढ़ गई करंट सिचुएशन से, स्कैर्सिटी होने की वजह से, तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के जो आज के प्रावधान है वो वापस इम्पोज एक क्वांटिटीज ले आएंगे। तो वो तो उसका चेक एंड बैलेंस है। लेकिन जो किसान के साथ गलत हो रहा है, किसान के साथ आज गलत क्या होता है कि किसान के वहां से तो 2 रुपए किलो आलू निकला और 20 रुपए किलो बाजार में बिका। तो ये जो 10 गुना मुनाफा है बीच का, किसान से लेकर उपभोक्ता तक, ये जो जा रहा है, इसमें से जो बनाने वाला है, पैदा करने वाला किसान आप कह रहे हैं कि किसान को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन आम उपभोक्ता जो है उसकी ये चिंता है कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये जो कंपनियां जब खरीद करेंगी तो ये जब यहाँ जमाखोरी शुरू कर देंगी तो फिर कालाबाजारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपने कहा कि नियम इस तरह का जो है वो बना हुआ है कि अगर 50% से ज्यादा यहाँ पर खरीद हो जाती है तो वो बोला ये चेक्स एंड बैलेंसेस, ये तीनों लेकिन क्या यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग हो पाएगी? क्या आप मानते हैं कि पूरी तरीके से चीजें जैसी देखी जा रही हैं उसी तरह से चलेंगी, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, इसकी क्या कोई गारंटी है? हो पाएगी, क्योंकि चलिए एक और जी रमन जी, एक और दर्शक लेते हैं और हमारे साथ में जो प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े संजीव भारद्वाज जी मुस्कुरा भी रहे हैं, वो उनसे भी पूछ लेंगे कि आखिर उनकी मुस्कुराहट का राज क्या है। रोहतक से जुड़े हैं अर्जुन। जो झगड़े हुए हैं, ये जो कथित किसान नेता हैं, ये दिखाता यही है कि ये जिस तरीके से 2016 फरवरी में इन्होंने कांड करा था कांग्रेस वालों ने प्रोफेसर वीरेंद्र के माध्यम से, वैसे ही ये करवाना चाहते थे हरियाणा के अंदर। और आज इनके के जो मोहरे हैं, ये आपस में ही लड़ पड़े और सच्चाइयां सामने अर्जुन जुड़े रोहतक से, स्वागत है आपका अर्जुन जी। आऊंगी रमन जी, आऊंगी आपकी तरफ। तो इनको क्या परेशानी है? इनके दोस्तों को परेशानी है, इनके पूंजीपतियों को परेशानी है, किसको परेशानी है? अशोक, चलिए अशोक जुड़ गए हमारे साथ भिवानी से। अर्जुन का संपर्क हमसे टूट गया। अशोक स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। हाँ जी, हेलो जी। अशोक जी, मैडम पिछली जो कांग्रेस सरकार थी इसने मार्केट फीस खत्म कर दी थी। हाँ जी, लेकिन इस बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद 2% मार्केट फीस लगा दी। हाँ जी, इसका क्या सब्जियों के दामों पर यह असर नहीं पड़ेगा? अगर 2% मार्केट फीस निकालेंगे तो आड़ती या व्यापारी जो होगा वो तो उस हिसाब से आके पैसे लेगा। हाँ जी, तो कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी सरकार तो और खुद सब्जियों के दाम बढ़वा रही है। 2% जो फीस लगाई है किस लिए लगाई है? पहले ही व्यापारी मरा हुआ था कोरोना में और 2% कमीशन और लगा दिया मार्केट फीस इन्होंने। इन बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती? मैं आपका जवाब देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 2% अगर किसी 100 रुपए के वस्तु के ऊपर बढ़ता है तो 2 रुपए बढ़ता है। 2 रुपए महंगा होना 100 रुपए की चीज के ऊपर एक हिसाब से, लेकिन अगर उस 2 रुपए के ऊपर जो ये लोग किसानों का भी शोषण करते हैं और दूसरे आम उपभोक्ता का शोषण करते हैं, उस 2 रुपए के ऊपर 20 रुपए बढ़ा दें, तो ये जो कुकर्म है ये आज का नहीं हो रहा भाई साहब। इसी कुकर्म चलिए संजीव भारद्वाज जी, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं जी। जिसका कांग्रेस प्रायोजित एक ये जो प्रदर्शन करवाए हैं पीपली वगैरह में, ये वही है काम इनका। यानी आप मान रहे हैं कि जहां जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वो कांग्रेस समर्थित है और तथाकथित कांग्रेस के ही किसान नेता ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं का इसमें हाथ है। भारद्वाज जी, मैंने बकायदा फोटोएं दिखाई हैं लोगों की, जो पहले इनके रणदीप सिंह सुरजेवाला है या दूसरे चुप हो जाएंगे मैं तब बोलूंगा। सारे बेनकाब हो गए। चलिए भारद्वाज जी से भी ले लेते हैं उनका पक्ष। जी भारद्वाज जी। कायनात जी, मेरे साथी प्रवक्ता रमन जी जिस तरह से जिस खूबी से चीजों को मोड़ रहे हैं, ये 2 रुपए बढ़ा रहे हैं, उसमें महंगाई इनको नजर नहीं आ रही। ये आज तक जब से देश आजाद हुआ है कभी भी किसान के किसी भी चीज पे, चाहे वो मशीनरी यूज करता था उस पे कोई जीएसटी नहीं लगा था, या कोई पेस्टिसाइड यूज करता था उस पे कोई टैक्सेस नहीं लगे थे। इनडायरेक्ट टैक्स लेते थे किसान से, आज बोलिए। रमन जी अब पहले पूरी बात ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको भी मौका दूंगी मैं। जी
आपकी वेट की, आपकी जब बारी आए जब बोलना प्लीज। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कहां कोई कच्चा तेल सस्ता ला के महंगा बेच रहे हैं। ये कांग्रेस के राज में तेल महंगा, कच्चा तेल महंगा लाके और उस पर सब्सिडी देकर सस्ता देते थे। ये जितनी गैस वगैरह है तो आप फिर बीच में बोल रहे हैं। रमन जी मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक बार जल्दी से मैं बात ले लूं, उसके बाद आपका भी मैं ले लूंगी पक्ष, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगी। जी संजीव जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे टैक्स पेयर की जेब में को समझ आना चाहिए, आपस में बहस। रमन जी वक्त बहुत कम है, वक्त का भी ध्यान रखना है। जी भारद्वाज जी जल्दी से। उस सारी चीज को साफ करा, आपने जो लोन लिया उसमें से भी घोटाले करे और हमने अर्थव्यवस्था ठीक करके देश को सुदृढ़ करा। रमन जी वाकई सुदृढ़ हुआ है क्या? एनपी आज बैंकों का इतना ज्यादा हो गया है, कितने बैंक तो बंद हो गए हैं, कितनों पर तलवार लटक रही है। आम आदमी का पैसा बैंकों में फंसा हुआ है, अपना ही पैसा आम आदमी नहीं निकाल पा रहा है। घोटाला किसी ने किया है, उसका खामियाजा कोई और भुगत रहा है। जल्दी संजीव जी। नहीं देते, पब्लिक को सुनने नहीं देते कि भाई पब्लिक को सुनाई दे, ये बीच में बोलते हैं। मैं इनकी वेट की कि रमन जी जब चुप हो जाएंगे मैं जब बोलूंगा, ये बीच बीच में बोल रहे हैं। आप बताएं महंगाई के क्या ये जिम्मेवार नहीं है? कोई पेट्रोल डीजल के रेट, उस पर ड्यूटीज, उस पर टैक्सेस। चलिए रमन जी जल्दी से, जल्दी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए 1,87,000 करोड़ के घोटालों के लिए इनके पास पैसे निकलते थे सब्सिडी में से और दूसरी चीजों में से, कोलगेट कर सकते थे, जो भी करने थे वो करते थे। लेकिन इस सरकार ने क्या करा, जहां 2015 में ये 7 किलोमीटर और 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाते थे, वहां आज 29 किलोमीटर बन रहा है। फर्क ये करा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप एक बार फिर से सरकार की उपलब्धियां तो गिनवा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा सवाल महंगाई का आम इंसान के सामने खड़ा हुआ है, जो हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई बढ़ने पर अक्सर बड़े बूढ़ों से सुना करते थे कि आम आदमी जो है, आदमी रोटी को नहीं खा रहा है, रोटी आदमी को खा रही है। अब लगता है ये बात सही साबित हो रही है। हरी सब्जियां तो महंगी हुई ही हैं, साथ ही दालें भी महंगी हो गई हैं। अब सवाल ये है कि जब खाने पीने की चीजें ही आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी तो गरीब आदमी खाएगा क्या, कौन उसकी सुध लेगा? सवाल आपका में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।